हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां मास्टर यिनची एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे एसएस टज़ू ने वहां पे आते हुए अपने सभी डिसेबल्स को वहां पे बचा लिया था। और उसी के साथ साथ एसएस टज़ू ने वहां पे सेकंड मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने की भी ठान ली थी, क्योंकि ये सेकंड मेरिडियन उनके मास्टर को शुरू से ही पसंद नहीं थी। यहीं से तो बगावत की शुरुआत हुई थी, जिसे आज एसएस टज़ू जड़ से ही मिटा देना चाहते थे। और देखते ही देखते एसएस टज़ू ने वहां पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक के साथ पूरी सेकंड मेरिडियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते तो सबसे पहले सेकंड मेरिडियन की 36 डोमेन डिस्ट्रॉय होती है। और अब बारी थी खुद मास्टर यिनची और सेकंड मेरिडियन की। तो यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर यिनची के मेंशन के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी सेकंड मेरिडियन के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे टूटता जा रहा था। जो देखकर तो बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे पूरा पागल ही हो गया था, क्योंकि ये सारा अंपायर खड़ा करने के लिए उसे न जाने कितने हजारों लाखों साल लग गए थे। लेकिन आज एसएस टज़ू ने यहाँ पे आते हुए उसके लाखों सालों की मेहनत को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। इसलिए मास्टर यिनची वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मेंशन को वहाँ पे गिरने से बचाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस सब का वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और जब काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, तो वो अपने डिसेबल निंजी से कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से आगे आकर मेरी मदद करो, या फिर तुम अपने अगले महीने के लेग्स को भी कटवाना चाहती हो। जिसपे बेचारी निंजी पहले तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए मास्टर यिनची से कहती है कि आप मेरे इस महीने के लेग्स को पहले से ही काट चुके हैं। जिसपे मास्टर यिनची उससे कहता है कि मैं अगले महीने के लेग्स की बात कर रहा था। मास्टर यिनची की ये बात सुनकर निंजी थोड़ा गुस्से से उससे कहती है कि आप मेरे अगले महीने के लेग्स को ही पहले से काट चुके हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मास्टर यिनची से कहती है कि मैं यहाँ पे आपके लिए दिन रात इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन आपको तो बस यहाँ पे अपनी ही पड़ी रहती है। इवन आपने तो मुझे यहाँ पे इतने ज्यादा कामों में उलझा दिया है कि अब मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं मिलता। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी डांट। इवन पिछले 2 महीने से तो आप मुझे मेरे एलेक्सेस भी नहीं दे रहे, इसलिए अब मैं ये घटिया जॉब और ज्यादा नहीं करना चाहती। और ये कहकर निंची ने वहाँ पे गुस्से से अपने हाथों में पकड़े हुए सभी स्क्रोल्स को वहाँ पे नीचे फेंक दिया था, जो कि मास्टर यिनची के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन उसी के साथ साथ मास्टर यिनची को वहाँ पे निंजी की सरकत के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके बेचारी निंजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते निंजी उड़ते हुए वहाँ से पीछे गिरने लगे थे। लेकिन वो वहाँ पे पीछे गिर पाती उससे पहले हम देखते हैं कि निंजी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर बेचारी निंजी को वहाँ पे संभाल लिया था। जो देखकर बर्निक्रो वहाँ पे मास्टर यिनची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसका फेस देखो, अभी तक सेकंड मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई, उससे पहले बेचारा ये रोने जैसी हालत में आ गया है। मुझे तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले तक तो खुद को सेकंड मेरिडियन का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर समझ रहा था, लेकिन अब इसकी हालत देखो, इसके तो अपने लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं और अभी ये मुझे सेकंड मेरिडियन का सबसे कमजोर कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। कितने अफसोस की बात है। वहीं हम देखते हैं कि बर्निक्रो की हर एक बात मास्टर यिनची को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए बर्निक्रो और बाकी सभी से कहता है कि जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है, उन सभी को मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देने वाला हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे जीत गए हो? बेवकूफ कहेंगे, अभी तक तो ये फाइट शुरू भी नहीं हुई। मास्टर यिनची की सारी बातें सुनकर एसएस टज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो बस उसे वहाँ पे कोड लुक से देखे जा रहे थे, जो देखकर यिनची की हिम्मत वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जो से हंसते हुए एसएस टज़ू और उनके सभी डिसेबल से कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। इस गॉड किलिंग कंपटीशन को शुरू से लेकर एंड तक मैं ही कंट्रोल कर रहा था, और तुम लोगों को ये भी जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इस सारे गॉड किलिंग कंपटीशन को मैंने ही डिजाइन किया था। ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर यिनची की बॉडी से वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का ऑरा निकलने लगा था। और एसएस टज़ू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, जबकि मास्टर यिनची वहाँ पे अपनी उन खतरनाक डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए अब धीरे धीरे वहाँ पे ऊपर आसमान में उठने लगा था। लेकिन एसएस टज़ू ने अभी तक भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया था। वो बस वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर ये किस हद तक जाता है। वहीं ऊपर हवा में आकर वो एसएस टज़ू के साथ साथ बाकी सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम लोग मुझे एक इमोर्टल कल्टीवेटर समझ रहे थे, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं इमोर्टल पावर्स के साथ साथ डीमन पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर मास्टर यिनची अचानक ही वहाँ पे अपनी इमोर्टल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे हम देखते हैं कि आसपास का सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर ही जाने लगा था, जिसके चलते थोड़ी ही देर में वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। और जैसे ही वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, तो उसने सेकंड मेरिडियन के अंदर मौजूद सारी पावर्स को वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेकंड मेरिडियन के साथ साथ उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर्स अब धीरे धीरे थर्ड मेरिडियन में भी फैलने लगी थी। और थर्ड मेरिडियन को भी वहाँ पे पूरी तरह से कवर करते हुए उसने वहाँ पे थर्ड मेरिडियन की सारी स्पिरिचुअल पावर को भी अब्सॉर्ब करना शुरू
कर दिया था, जहाँ थर्ड मरीडियन के अंदर हम होली सन फेंगजू को भी देखते हैं, जो कि अपनी मास्टर यानी मिस फ्लोटिंग को बचाने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सेकंड मरीडियन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन में ये दुआ भी कर रहा था कि उसकी मास्टर ठीक हो। वहीं उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की बात थी कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने थर्ड मरीडियन को पूरी तरह से कवर करते हुए अब फोर्थ मरीडियन के अंदर भी जाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में उसने फोर्थ मरीडियन को भी वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया था, जहाँ वो कल्टीवेटर्स के साथ साथ बेजान चीजों के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगी थी। लेकिन फोर्थ मरीडियन के लोगों को एसेस टजू के ऊपर पूरा यकीन था कि यहाँ पे चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन एसेस टजू उन्हें वहाँ पे बचा ही लेंगे। इसलिए फोर्थ मरीडियन के सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल भी डरे हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते अब उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर ने फिफ्थ मरीडियन के अंदर जाना भी शुरू कर दिया था। और फिफ्थ मरीडियन के बाद सिक्स मरीडियन है। बेचारे सिक्स मरीडियन के लोग तो ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके गॉड उनसे गुस्सा हो गए हैं, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए अपने गॉड को याद करके अपने गॉड की पूजा करने लगे थे। खैर उसके बाद हमें सेवंथ मरीडियन के एक सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की ने एक पेंटिंग को बनाया था। हालांकि वो लड़की अपनी पेंटिंग अपने मास्टर को दिखाते हुए थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसका मास्टर उसकी पेंटिंग को देखता है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा दिन ब दिन तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। लेकिन अभी वो मास्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि उसका पूरा मेंशन ही वहाँ पे हिलने लगा था, जो देखकर तो उस मास्टर को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और वो कुछ सोचते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है, कहीं एसेस टजू दोबारा यहाँ पे तो नहीं आ गए। और यही सब सोचते हुए वो मास्टर जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल गया था, जहाँ उसके मेंशन को भी पूरी तरह से उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की एनर्जी ने घेर लिया था। और उसके बाद हमें इसी तरह 8 मरीडियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 8 मरीडियन के अंदर भी अब धीरे धीरे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर वहाँ पे फैलने लगी थी, जिसे देखकर वहाँ पे खड़ा हुआ एक सोड मास्टर वहाँ पे एसेस टजू को याद करते हुए कहता है, मेरे दोस्त अब हमारे फ्यूचर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम हम सभी को कुछ भी नहीं होने दोगे। और उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की ये एनर्जी वहाँ पे सिर्फ माउंटेन एंड सी रियलम में ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ अब वो अपर रियलम में भी पहुंच चुकी थी। और अपर रियलम में भी वो सीधा वहाँ पे टियालैंड पैलेस में भी आ चुकी थी, जिसे देखकर एसेस टजू का सीनियर ब्रदर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, जल्दी से उसे वहाँ पे खत्म कर दो। खैर उसके बाद सीन चेंज होते रहे, हमें दोबारा सेकंड मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर यिन ची ने उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की सारी पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा था, हाय मैं यहाँ पे सभी गॉड्स की पावर को इकट्ठा करने वाला हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा मुकाबला यहाँ पे कौन कर पाता है। वहीं अब तो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन ने वहाँ पे एसेस टजू के सभी डिसेबल्स की पावर को भी वहाँ पे शक करना शुरू कर दिया था। और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की हो रही थी। वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन वहाँ पे लगातार मिस फ्लोटिंग की बॉडी से उसके ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा को ऑब्जर्व करने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ बेचारी मिस फ्लोटिंग की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वहीं मिस फ्लोटिंग की ऐसी हालत देखकर लिंगजुई वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहती है कि जल्दी से अपने अपने प्रोटेक्टिव बैरियर्स को एक्टिवेट कर लो। इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन ने यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल पावर्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। लिंगजुई की ये बात सुनकर एसेस टजू के सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे एक एक करके अपने चारों तरफ अपने प्रोटेक्टिव बैरियर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन सभी के ये प्रोटेक्टिव बैरियर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने से नहीं रोक पा रहे थे। और फेंग वहाँ पे चलाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, नहीं ये मेथड भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। और ये कहते कहते फेंग की नजर वहाँ पे एसेस टजू के ऊपर पड़ती है, जहाँ वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन उनकी भी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी, जो देखकर फेंग को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। और बनने क्रो तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि अगर ये हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन यहाँ पे एसेस टजू की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर सकती है, तो हम लोग तो यहाँ पे चाहकर भी खुद को इससे नहीं बचा सकते। जिसका मतलब है कि जिस किसी ने भी इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को बनाया होगा वो जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन रहा होगा। लेकिन बेचारा मास्टर यिन ची भी वहाँ पे कहा जाता था कि एसेस टजू तो खुद डिवाइन एनर्जी के सोर्स है, उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने से एसेस टजू को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, पर उसकी हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। वहीं बनने क्रो की ये बात सुनकर निंग यू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस यिन ची में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पे इस तरह की एक इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके, जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ होगा। वहीं निंग यू की ये बात सुनकर लीना भी उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो फिर आखिर इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को यहाँ पे किसने बनाया होगा। लीना के सवाल का जवाब वहाँ पे निंग यू के पास भी नहीं था, इसलिए निंग यू भी वहाँ पे एसेस टजू की तरफ ही देखने लगी थी, क्योंकि अब एसेस टजू ही थे जो कि उन्हें वहाँ पे उनके सवालों का जवाब दे सकते थे। और जब एसेस टजू को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो उन सभी को वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को मेरे मास्टर ने बनाया था, वो भी आज से लाखों साल पहले। लेकिन लाखों साल गुजर जाने के बावजूद भी इस यिन ची ने अभी तक इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के सिर्फ 20%
1% इसे को ही समझा है। ये अभी तक भी सिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की बाकी 80% पावर से अनजान है और ये कहकर एसेस्टाजू ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को वहाँ पे और भी तेजी से और सिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करवाना शुरू कर दिया था। वहीं एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो भी चौंकते हुए कहता है, ओ तो इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन को इमोर्टल मास्टर जूजियान ने बनाया था। अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वहीं लियोजियान जो कि ये सब वहाँ पे बहुत ही गौर से सुन और देख रहा था, वो मास्टर यिनची के इरादों को समझ गया था, जिसके बारे में वो वहाँ पे अपने सभी साथियों को भी बताते हुए कहता है कि ये यहाँ पे हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके 9 की 9 मेरिडियंस के अंदर मौजूद सभी गॉड्स की पावर को इकट्ठा करते हुए उन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहता है। और ऐसे इमोर्टल कल्टीवेटर्स जो कि गॉड पावर्स को ऑब्जर्व करते हैं वो इमोर्टल एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही एक इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर था, तो अगर इसके हाथों में वो गॉड पावर लग जाती है तो इसका मतलब है कि ये खुद यहाँ पे एक गॉड बन जाएगा। और इसी काम को सर अंजाम देने के लिए पिछले लाखों सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि ये सही मौके का फायदा उठाकर सेकंड मेरिडियन के अंदर रहकर ही बाकी सभी मेरिडियंस को भी कंट्रोल कर सके। मानना पड़ेगा इसका ये प्लान तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का था। लियोजियान की ये बात सुनकर लिंगा जल्दी से वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से अपना स्पीयर लेकर मास्टर यिनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। और लिंगार को वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर बाकी सभी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए एसेस्टाजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी उसका साथ देने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ चुके थे। लेकिन वो सभी लोग वहाँ पे मास्टर यिनची के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही मास्टर यिनची ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ की मदद से ही उन सभी के ऊपर हवा में ही फ्रीज कर दिया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जो देखकर फेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हिल क्यों नहीं पा रहे। जिसपे मास्टर यिनची वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है कि भले ही तुम लोगों को मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है, पर अब यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के चलते अब यहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ एक चुटकी बजाकर मैं तुम सभी की यहाँ पे जान भी ले सकता हूँ। इवन सिर्फ तुम लोग ही नहीं, यहाँ पे मौजूद हर एक चीज मेरे कंट्रोल में है, जिसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहे तबाह कर सकता हूँ। और ये कहकर मास्टर यिनची ने अचानक कि वहाँ पे अपने डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए फेंग के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे अपने कंट्रोल में ले लिया था। और उसके बाद जबरदस्ती उन लोगों को वहाँ पे एसेस्टाजू के ऊपर अटैक करने के लिए भी आगे भेज दिया था। जो देखकर यिनची वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए एसेस्टाजू से कहता है, तुमने मेरे लोगों को मेरे ही खिलाफ कर दिया था ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ जाते हैं तो तब हमें कैसा फील होता है। लेकिन एसेस्टाजू वहाँ पे मास्टर यिनची की ये बात सुनकर भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते और वो वहाँ पे अपनी जगह पे शांति से खड़े होकर अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे देखने लगे थे। हालांकि एसेस्टाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे खुद को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि वो सभी लोग मास्टर यिनची के कंट्रोल में थे तो इसलिए वो चाहकर भी वहाँ पे खुद को नहीं रोक पा रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते आगे बढ़ते हुए उन सभी ने मिलकर वहाँ पे एसेस्टाजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे एसेस्टाजू के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। जो देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे हंसते हुए एसेस्टाजू से कहता है, तो अब बताओ मुझे, अपने ही लोगों को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और ये कहते कहते मास्टर यिनची वहाँ पे नीचे आ गया था, जहाँ पे उसे लग रहा था कि उसने एसेस्टाजू के सभी डिसेबल्स के साथ साथ एसेस्टाजू को भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्रीज कर दिया होगा। और एसेस्टाजू के सभी डिसेबल्स तो अभी तक वहाँ पे फ्रीज हुए ही खड़े थे, जिन्हें देखकर मास्टर यिनची वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि सेकंड मेरिडियन के अंदर मौजूद हर एक चीज अब मेरी है, जिसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर जब मास्टर यिनची वहाँ पे एसेस्टाजू की तरफ आगे बढ़ता है तो उल्टा एसेस्टाजू वहाँ पे उसकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए उसे कहते हैं, तो क्या तुम इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए बस इतना ही कर सकते थे? अभी तक तो तुमने इस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके ट्रू गॉड की पावर को भी ऑब्जर्व नहीं किया, और उससे पहले ही तुम यहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहे हो। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची वहाँ पे एसेस्टाजू की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी आई साइट वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने बाकी सभी गॉड की पावर्स को तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मैं नाइन्थ गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए अभी तक मैं उसकी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर सका। पर तुम्हारे होते हुए मुझे उस गॉड की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे अंदर भी तो एक गॉड की तरह डिवाइन पावर मौजूद है, और मुझे यहाँ पे अपने इरादों में कामयाब होने के लिए तुम्हारी पावर ही काफी है। अब मास्टर यिनची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें भी बंद कर लिए थी, जिसका फायदा उठाकर मास्टर यिनची ने अचानक कि वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाकर एसेस्टाजू की डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिससे एसेस्टाजू भी चुपचाप अपनी जगह पे शांति से खड़े होकर ऑब्जर्व करने दे रहे थे। और जब मास्टर यिनची वहाँ पे एसेस्टाजू की डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है तो एसेस्टाजू दोबारा वहाँ पे एक कूल स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, तो अब क्या, अब तो तुम्हें मेरी पावर्स भी मिल चुकी है, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? जिसपे मास्टर यिनची जल्दी से वहाँ पे एसेस्टाजू की डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि अब मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स आ चुकी है कि मैं खुद से यहाँ पे एक अलग वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता हूँ, और अब मैं इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा, और एक दिन मेरी बनाई हुई वो नई दुनिया
दुनिया इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज करेगी। और ये कहकर मास्टर यिनची वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर एसेस्टजू अचानक ही वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं और वो कोल्ड टून में मास्टर यिनची से कहते हैं, तो तुम्हारी सोच अभी तक भी घटिया की घटिया ही है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक चांस देते हुए तुम्हें सुधारने का मौका दूंगा, लेकिन नहीं, तुम सुधरना ही नहीं चाहते। वहीं एसेस्टजू की ये बात सुनकर बनने करो भी वहाँ पे मास्टर यिनची से कहता है, बेवकूफ कहेंगे, मेरे मास्टर के होते हुए तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम यहाँ पे एक गॉड बन सकते हो। मेरे मास्टर रियल डोमेन लॉर्ड है, जो कि जब चाहे किसी को भी बना और मिटा सकते हैं। ये पूरा इमोर्टल लैंड है, मेरे मास्टर के इशारों पे चलता है। इवन गॉड्स को भी मेरे मास्टर के सामने झुक के रहना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे ऊपर है मेरे मास्टर, और तुम यहाँ पे मेरी मास्टर के पास को ऑब्जर्व करते हुए मेरे मास्टर को ही चैलेंज करने चले थे। पर तुम्हारे जैसे एक मामूली से कल्टीवेटर से हम लोग और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। तुम एक क्रिएटर लॉर्ड के सामने खड़े होकर एक नए रियलम को क्रिएट करने की बात कर रहे थे। वाकई तुम्हारे जैसा बेवकूफ आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वही हम देखते हैं कि बनने को की ये सारी बातें मास्टर यिनची को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन वो गुस्सा होने की बजाय अचानक ही वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए बनने को से कहता है, बेवकूफ कहेंगे, अभी तुम सभी लोग अपनी हालत तो देखो। तुम सभी की सभी मेरे कंट्रोल में हो, जिन्हें मैं जब चाहे कीड़ों की तरह मसल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स की मुझे अपनी आर्मी के अंदर जरूरत होगी। इसलिए तुम सभी के सभी लोग मेरी नई दुनिया को संभालने का काम करोगे। और ये कहते कहते ही मास्टर यिनची ने अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलीज होने लगा था। और एसेस्टजू जो कि अब तक वहाँ पे शांति से खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर यिनची से कहते हैं कि मैं अपने मास्टर को न जाने कब से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज तक भी मुझे पता नहीं चला कि आखिर वो चाहते क्या थे। और ये कहकर एसेस्टजू ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी एक फिंगर से मास्टर यिनची के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। हालांकि अभी मास्टर यिनची के अंदर 9 गॉड्स की पावर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी एसेस्टजू ने उसे वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से उठा के पीछे फेंक दिया था, और वो भी इतनी तेजी से कि वो दीवारों को चीरता हुआ काफी पीछे जा के रहा था, जो देखकर तो उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए एसेस्टजू से कहता है कि तुम बिना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया ही मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी मास्टर यिनची वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी एसेस्टजू वहाँ पे बनने ग्रोह की मदद से उड़ते हुए उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। और ये कहकर अब की बार एसेस्टजू ने वहाँ पे उसे किक मारते हुए वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और एसेस्टजू की इस किक के साथ बेचारे मास्टर यिनची की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसे वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले तक वो जिन 9 गॉड्स की पावर को इकट्ठा करते हुए इतना ज्यादा हवा में उड़ रहा था, एसेस्टजू ने उसके सारे घमंड को अपनी सिर्फ एक ही किक में तोड़ दिया था, वो भी बिना किसी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किए। और यही बात बेचारे मास्टर यिनची को वहाँ पे हैरान कर रही थी। वो बार बार वहाँ पे एसेस्टजू से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम ये सब बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर के कैसे कर पा रहे हो, जिस पे एसेस्टजू की बजाय बनने को उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि जब मेरे मास्टर सिर्फ 5 साल के थे तब से ही उनकी फिजिकल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो पावर से पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर को भी अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से हरा देते थे। और फिजिकल पावर क्या होती है उसे तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ कल्टीवेटर कभी भी नहीं समझ सकता। तुम अपने इरादों में कामयाब होने के लिए पिछले लाखों सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, पर ये सब तुम दूसरी की पावर का इस्तेमाल करते हुए करना चाहते थे। तुमने कभी एक बार भी खुद से प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ाने का नहीं सोचा। और तुम जिन 9 गॉड की पावर्स को लेकर इतना ज्यादा उड़ रहे थे, उससे ज्यादा पावर तो मेरे मास्टर में तब थी जब वो पैदा हुए थे, जिस पे मास्टर यिनची अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने ये सब किया कैसे और तुम रियल में हो कौन। जिस पे एसेस्टजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पे इतना ही कर सकते थे। कितने अफसोस की बात है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ पे हराने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन तुमने तो यहाँ पे सारा मजा ही खराब कर दिया। और ये कहते कहते ही एसेस्टजू ने दोबारा वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को भी समन कर लिया था, जिससे बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे समझ रहा था कि उसने एसेस्टजू की सारी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लिया है। लेकिन वो बेवकूफ कहाँ जानता था कि एसेस्टजू तो खुद डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है। और तभी देखते ही देखते एसेस्टजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर डालना शुरू कर दिया था। और जैसे ही एसेस्टजू की डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर जाती है, तो अचानक ही उस हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन का कलर वहाँ पे चेंज होने लगा था। और देखते ही देखते वो हिडन इमोर्टल फॉर्मेशन अब पूरी तरह से वहाँ पे एसेस्टजू के कंट्रोल में आ चुकी थी, जिसे कंट्रोल करते हुए एसेस्टजू वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर यिनची से ऊपर आसमान में देखने के लिए कहते हैं। और जब बेचारे यिनची अपना सर उठाकर ऊपर आसमान में देखता है, तो उसकी आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब वाकई अपनी आंखों से देख रहा है। इसलिए वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या ये सब वाकई रियल में हो रहा है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये है रियल गॉड किलिंग फॉर्मेशन है, जिसका इस्तेमाल जू जियान किया करता था, लेकिन तुम इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। और ये कहते कहते बेचारा मास्टर यिनची वहाँ पे ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि उसे अब वहाँ पे कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था कि एसेस्टजू कौन है। पर अफसोस इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए
आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।